हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू @इंग्लिश एग्जाम। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा होने वाला है एज ऑफ मिल्टन। किस पे होने वाला है? एज ऑफ मिल्टन। इसके पहले का एज जो है चौसर एज और शेक्सपियर एज या फिर एलिजाबेथन एज, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। एज ऑफ मिल्टन। तो पहला वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज अपीयर्ड इन, यानी शेक्सपियर का वर्क जो है ऑन शेक्सपियर वो कब अपीयर हुआ था? तो वो हुआ था 1630 में। और ये कैसे ये जो होता है ये मिल्टन का फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट वर्क जो पब्लिश किए हैं। कौन? मिल्टन। पहला जो वर्क है इनका, ये मिल्टन का पहला वर्क है। कौन सा है? ऑन शेक्सपियर। ठीक है फ्रेंड्स। और ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, यानी ये बिना नाम का पब्लिश किए थे मिल्टन। इस वर्क को बिना नाम का पब्लिश किए थे और ये 16 लाइन्स में होता है। इसको क्या बोलते हैं? एपिग्राम। इसको क्या बोलते हैं? वर्क को एपिग्राम। ऑन शेक्सपियर को एपिग्राम। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल इलिजी, यानी मिल्टन द्वारा लिखा हुआ इसमें से कौन सा पास्टोरल इलिजी है? तो ये है फ्रेंड्स लिसिडस। लिसिडस किसको ये डेडिकेट किए हैं? तो किंग एडवर्ड या एडवर्ड किंग को मिल्टन जो है ये डेडिकेट किए हैं। एडवर्ड किंग कौन था? तो ये मिल्टन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले फ्रेंड होते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले फ्रेंड होते हैं जो कि शिप ब्रेक में शिप जो होता है, ऐसा बोला जाता है कि शिप में ये डूब गए थे या तो फिर शिप जो था वो ब्रेक हो गया था, ऐसा बोला जाता है। कौन मर गए थे? तो ये इनके जो फ्रेंड हैं किंग एडवर्ड, इनका डेथ हो गया था। तो इस उनके दुख में ये पास्टोरल इलिजी लिखे थे। कब लिखे थे? तो ये 1637 में लिखे थे। कब लिखे थे फ्रेंड्स? 1637 में। कैम्ब्रिज के एक फ्रेंड थे, किंग एडवर्ड मिल्टन के फ्रेंड थे। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लैप मी इन द सॉफ्ट लीडियन एयर्स, यानी इसमें मिल्टन बोल रहे हैं लैप मी इन द सॉफ्ट लीडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग सोल मे पायर्स इन नोट्स विथ मैनी विंडिंग बोट, यानी इसमें मिल्टन बोलते हैं कि हमको अपनी सॉफ्ट एयर की गोद में ले लो और जिस तरह से इमॉर्टल वर्ड्स जो होती है वो हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं, उस तरह से हमको क्या करिए? मर्ज कर दीजिए। लैप मी इन द सॉफ्ट लीडियन एयर, यानी हमको सॉफ्ट हवा की गोद में ले जाइए। मैरिड टू इमॉर्टल वर्ड्स, यानी जो इमॉर्टल जो नश्वर जो वर्ड्स हैं, पंक्तियां हैं, उनके साथ हमारा मिलन कराइए। सच एज द मीटिंग सोल में पायर, जैसा कि पायर से हुआ है। इन नोट्स विद द मेनी वाइंडिंग बोट, ये कौन बोला है? तो ये बोले हैं मिल्टन बोले हैं। किस में बोले हैं? एल एलेग्रो और इन पेंसरोसो जो है इनका एक माना जाता है कि एक वो है वर्क, इनका कंपेनियन वर्क है। क्या है फ्रेंड्स? इन पेंसरोसो और इल एलेग्रो का मतलब क्या होता है? इल एलेग्रो का मतलब होता है इन चीयरफुल, द चीयरफुल मैन। ठीक है फ्रेंड्स। और पेंसरोसो का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पेंसिव मूड, पेंसिव मैन। क्या मतलब होता है इसका? पेंसिव मैन। किसका मतलब होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है आपका, ये होता है पेंसिव, ये होता है इन पेंसिव। एल पेंसरोसो का मतलब होता है पेंसिव मूड। क्या होता है फ्रेंड्स? पेंसिव मूड होता है और इसका मतलब होता है चीयरफुल। तो इसका जो कोटेशन है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जो पेंसिव मूड में लिखा गया है, जो जो चीयरफुल मूड में लिखा गया है एल एलेग्रो, उससे लिया गया है। लैप मी इन द सॉफ्ट लीडियन एयर्स मैरिड टू द इमोर्टल वर्ड सच एज द मीटिंग सोल मे पायर्स इन नोट्स विथ मेनी वाइंडिंग बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं मिल्टन द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी इसमें बोलते हैं मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो उनका वर्क है, उनके अंधे होने के बाद ये वर्क आया था। दे आल्सो सर्व, यानी जो भगवान हैं वो उनको भी देते हैं जो कि केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, और मैं तो फिर भी कुछ किया हूँ। यानी इनका कहने का मतलब तात्पर्य ये है मिल्टन का कि हम इतने ज़्यादा कार्य किए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा कार्य किए हैं
तो हमको तो और भी देना चाहिए, जबकि जो खड़े रहते हैं केवल और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं भगवान उनको भी देते हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किए कि मुझे अंधा कर दिए। यानी वो उनको भी देते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये कौन से वर्क में बोलते हैं, तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि ब्लाइंड होने के बाद, यानी ब्लाइंडनेस मतलब यानी अपने अंधापन को बताते हैं, यानी अंधे होने के बाद का ये वर्क है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, दाऊ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड was like the sea, pure as the naked heavens, majestic, free. Above lines are written by, ये किसके द्वारा लिखा गया है, लाइन जो है किसके लिए लिखा गया है फ्रेंड्स, ये किसके लिए लिखा गया है, तो ये मिल्टन के लिए लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यानी वर्ड्सवर्थ जो होते हैं वो मिल्टन को डेडिकेट किए हैं। 1802 करके मिल्टन को एक वर्क अपना डेडिकेट किए हैं। किसको, मिल्टन को। कौन किया है, तो ये किए हैं वर्ड्सवर्थ जो हैं डेडिकेट किए हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं मिल्टन को, वर्ड्सवर्थ क्या बोलते हैं, दाऊ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, यानी तुम्हारी मतलब मिल्टन की आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी, वो समुद्र की जो गड़गड़ाहट थी वैसी आवाज़ थी। और कैसी थी, प्योर थी, नेक्ड थी, हेवेंस की तरह थी, मजेस्टिक थी, फ्री थी। यानी जो वर्ड्सवर्थ इसमें मिल्टन को बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा प्योर थी और मजेस्टिक थी, यानी स्वतंत्र थी, एक रॉयल थी और एक स्वतंत्र आवाज़ थी, जो कि समुद्र में गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ थी। वो किसको बोलते हैं, मिल्टन को बोलते हैं। कौन बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ बोले हैं। मिल्टन को डेडिकेट किए हैं वर्ड्सवर्थ 1802 में। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इसमें से कौन सा वर्क है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मार्लो यानी क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क कौन सा है, डॉक्टर फॉस्टस। अरे फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गया स्पेलिंग का, यहाँ पे फॉस्टस का स्पेलिंग रहेगा फॉस्टस, ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस। ये किसका वर्क है, तो ये है आपका मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो का। विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क है, विंटर्स टेल है। रिचर्ड शेरिडन का कौन सा है, राइवल्स, ये भी सही है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का कौन सा वर्क है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का नहीं, ये वर्क जो है द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये किसका वर्क है फ्रेंड्स, तो ये है वर्क रिचर्ड शेरिडन का। ये राइवल्स भी रिचर्ड शेरिडन का है और स्कूल फॉर स्कैंडल जो है ये भी शेरिडन का है, ये ओलिवर का नहीं है। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा इसमें से नहीं है मैच किया, वो है डी वाला। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज क्या होता है, जिसमें कि बदला लिया जाता है। क्या लिया जाता है फ्रेंड्स, बदला। रिवेंज यानी मौत के बदले मौत जो होता है लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिवेंज, बदला लेना। तो हैमलेट जो है, हैमलेट अपने पिता का बदला लेता है क्लॉडियस से। डचेस ऑफ माल्फी में भी बदला दिखाया गया है। अब वॉलपोल क्या है, वॉलपोल एक कॉमेडी है। बेन जॉनसन का एक वॉलपोल जो है कॉमेडी है, बहुत भयंकर कॉमेडी है फ्रेंड्स, इसको देखिएगा आप जरूर से, ये तो जरूर से आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है, ये स्पेशली हम कह रहे हैं आप पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। और गार्बडो क्या है, तो ये है थॉमस नॉर्टन एंड सेकविल का। थॉमस नॉर्टन और सेकविल का जो वर्क है ये क्या होता है, ये ट्रेजेडी होता है, ये ट्रेजेडी, इसको फर्स्ट ट्रेजेडी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पहला जो है ट्रेजेडी है। किसके द्वारा लिखा गया है, थॉमस नॉर्टन एंड सेकविल के द्वारा। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं, रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, तो ये है वॉलपोल। वॉलपोल क्या है, ये प्योर कॉमेडी है फ्रेंड्स, ये क्या है, वॉलपोल प्योर कॉमेडी है। बेन जॉनसन का प्योर कॉमेडी है वॉलपोल। और ये तीनों क्या हैं, ये हैं ट्रेजेडी, ये आंसर होगा इसका। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इसमें से जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है, तो ऑफ एजुकेशन ये भी लिखा गया है, एरियोपेजिटिका पता ही होगा आपको, ऑन शेक्सपियर पता ही है, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। कौन सा वाला फ्रेंड्स, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, तो ये लिखा गया मैथ्यू प्रॉयर के द्वारा, मैथ्यू प्रॉयर, ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा गया मैथ्यू प्रॉयर के द्वारा। ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर लिखे हैं मिल्टन, एरियोपेजिटिका ऑन शेक्सपियर, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर समझ में आया आपको, अल्मा द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये मैथ्यू प्रेयर द्वारा लिखा गया है। ये इनका सही, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, यानी इसमें से कौन सा वर्क है जो कि जॉन मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको पता ही है, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसका है फ्रेंड्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसका है फ्रेंड्स, तो ये है आपका मिल्टन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, मिल्टन द्वारा लिखा गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ऑन द लेक मसेकरे ऑफ पैडमोंट, क्या है फ्रेंड्स, ऑन द लेक ऑफ लेट मसेकरे ऑफ पैडमोंट, ये भी मिल्टन लिखे हैं। ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी, ये भी लिखे हैं। द पैशनेट पिलग्रिम, ये नहीं लिखे हैं। द पैशनेट पिलग्रिम किसका है, विलियम जगॉर्ड का, किसका है फ्रेंड्स, विलियम जगॉर्ड का, जयगार्ड का, ठीक है फ्रेंड्स। ये किसके द्वारा लिखा गया, विलियम जयगार्ड के द्वारा। ये सारा का सारा वर्क किसका है, ये इनका है, इनका मिल्टन का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन्स सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में इसमें से कौन सा जो बात है वो सही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज प्रीकर्सर ऑफ लिसिडस, नहीं, ये जो लिसिडस था वो पहले ही लिख दिया गया था। लिसिडस जो वर्क है वो ब्लाइंडनेस के पहले का वर्क है। लिसिडस जो है ये प्रीकर्सर नहीं है। और ये क्या है, ये तो अपने फ्रेंड एडवर्ड के डेथ पे ये पास्टोरल इलिजी लिखे थे मिल्टन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ कर्टल सोनेट, ना ये कर्टल सोनेट नहीं है। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन है मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, यानी जो ये वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये मिल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था। ये जो है मिल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बाद में एंथोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो सी नंबर का जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा, सी नंबर का जो है सही है। तो ये किसके द्वारा, ये मिल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था टाइटल, किसके द्वारा दिया गया था, बाद में एंथोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीसरा नंबर का क्वेश्चन छूट गया था हमारा, जो कि यहाँ पर है, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज इपिग्रामेटिक प्रोज, ये वैसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ये बेकन से पूछ लिया गया है। खैर बेकन जो है वो शेक्सपियरियन एज में भी थे और थोड़ा सा इस एज में भी माना जाता है इनको, किसको, बेकन को। तो बेकन जो है, बेकन क्या लिखे हैं, तो बेकन जो लिखते थे इपिग्रामेटिक प्रोज लिखते थे। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इपिग्रामेटिक प्रोज बेकन का जो होता है वो ऐसे लिखते थे बेकन। तो ऐसे क्या आता है, ऐसे जो होता है वो प्रोज में ही आता है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, इपिग्रामेटिक प्रोज लिखते थे। तो इपिग्रामेटिक प्रोज क्या होता है, ये क्लेवर एक सेइंग होता है, क्लेवर मतलब बहुत चालाकी से लिखा गया ये वर्क होता है। ये कौन लिखा है, तो ये लिखे हैं आपके बेकन लिखते थे इपिग्रामेटिक स्टाइल में, ठीक है फ्रेंड्स। शॉर्ट और क्लेवर होता था, ये क्लेवर और शॉर्ट होता था इपिग्रामेटिक स्टाइल। बेकन का भी हम डिस्कस किए हैं, अगर आपको देखना है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बेकन जो है ऑफ स्टडी ऑफ ट्रूथ इनका वर्क है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ये लेक्चर्स हमारा कंटिन्यू रहेगा। आप जो भी चाहें वो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, लगभग सारे धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।